बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर कंटिन्यूइंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का यूनिट और उसमें टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कॉज इट टेल्स अस अबाउट द कॉजेज ऑफ सडन अरिथमिक डेथ. Sudden deaths can be due to coronary artery disease like myocardial ischemia या infarction, structural heart diseases, congenital heart disease, dilated cardiomyopathy. Because dilated cardiomyopathy को दूसरा नाम क्या है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर. और जो hypertrophic cardiomyopathy वो diastolic heart failure. Aortic stenosis, even heart diseases which are not related to the structural defects like QT syndrome, electrolyte imbalance. अच्छा, QT syndrome और electrolyte imbalance का ना बहुत ज़्यादा आपस में लेना देना है, क्योंकि electrolyte imbalance होता है हाइपोकलीमिया, मैग्नीसीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, तो इट लीड्स टू लॉन्ग QT syndrome. वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये हम आगे पढ़ेंगे कि एट्रिया में या वेंट्रिकल में देयर इज री एंट्रेंस ऑफ द इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. Adverse drug reactions toxicity points that's also basically that causes prolonged QT syndrome. ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ एडवांस लाइफ सपोर्ट. कहीं भी पेशेंट आपको अनरिस्पॉन्सिव मिलता है, पहले तो कोई भी पेशेंट आपको बेहोश मिलता है और आप कहते हैं हेलो मिस्टर, हाउ यू डूइंग, हेलो मिस्टर व्हाट्स योर नेम, कहाँ क्या नाम है, क्या टाइम है, क्या डेट है, उसका कॉन्शियस चेक करने की कोशिश करते हैं. इफ़ द पेशेंट इज़ अनरिस्पॉन्सिव, उसका एयरवे चेक करें, जॉ थर्स्टियन लिफ्ट से, कॉल द रिससिटेशन टीम, और तब तक आपने CPR करना है. जब आप CPR कर रहे हैं, आपने असेस करना है उसका रिदम. अगर तो बिल्कुल रिदम नहीं है, पल्सलेस है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, पल्सलेस जो है, या वेंट्रिकुलर फिब में गया हुआ पेशेंट, तो वेंट्रिकुलर फिब को भी ठीक करने के लिए क्या लगाना है उसे? शॉक, डिफिब्रिलेटर से शॉक देना एक से, और देन कंटिन्यू CPR. लेकिन अगर जो है आपको एसिस्टली मिलती है या फिर पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की मिलती है, मतलब पल्स नहीं आ रही लेकिन हार्ट इज़ पंपिंग ब्लड, तो देर इज़ नो नीड फॉर शॉक, जस्ट कंटिन्यू CPR 30 to 2 for 2 minutes. During CPR you have to assess and you have to correct if there are any reversible causes like hypoxemia के बाद hypoxia, hypovolemia, hypokalemia या hyperkalemia, even hyponatremia, metabolic कोई डिफेक्ट्स हैं तो उसे ठीक करें. टेंशन न्यूमोथोरक्स, टेम्पोनेड, कार्डिक टॉक्सिन्स, थ्रोम्बोसिस, क्रोनरी, पल्मोनरी, जो भी रिवर्सिबल causes हैं that you can correct, try to correct it. Check for electrode position and contact, attempt और वेरीफाई IV लाइन्स डालें, एयरवे एक्सेस एंड ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर और अनइंटरप्टेड CPR करें, कंप्रेशंस दें, गिव एड्रेनालिन एवरी 3 to 5 minutes एंड कंसिडर अमाइड्रोन, एट्रोपिन एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम वही जो हार्ट को बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, मैंने कहा बैलेंस के करेक्ट करें, तो मैग्नीशियम इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स के. फिर यहाँ पे नॉर्मल हार्ट साउंड और अब नॉर्मल हार्ट साउंड डिस्कस की हुई है, जिसमें से इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं. एक मैंने बताया था शुरू में कि पाल्पेबल साउंड्स होती हैं, कि अगर वही हार्ट साउंड्स अगर पाल्पेबल हो जाए तो मसला. वैसे हार्ट साउंड्स S1 जो हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे चल रही, ऐसे जो हार्ट साउंड हैं ऐसे आपको सुनाई देती हैं ऑन डेथ. फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ ऑडिबल बेसिकली व्हेन माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेंट्रिकल्स के वॉल्व क्लोज करते हैं. अगर यही S1 साउंड जो है बहुत ज़्यादा लाउडली हमें सुनाई दे तो इट्स मोस्ट लाइकली माइट्रल स्टेनोसिस, या फिर फिजियोलॉजिकली इट्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, या पैथोलॉजिकली थायरोटॉक्सिकोसिस. और अगर S1 जो है हमें बहुत स्लो सुनाई दे, सॉफ्ट से सुनाई दे, इट्स बिकॉज ऑफ माइट्रल रिगर्ज. अगर माइट्रल रिगर्ज होती है तो कभी भी जो S1 साउंड है एब्सेंट नहीं होगी, क्योंकि माइट्रल रिगर्ज, ट्राइकस्पिड तो रिगर्ज नहीं ना हुआ, ट्राइकस्पिड की साउंड जो है वो सॉफ्ट सी आएगी हमें. फिर सेकेंड हार्ट साउंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स. और जब सेकेंड हार्ट साउंड में प्रॉपर फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग साउंड हो तो इट्स मोस्टली द डिफेक्ट ऑफ आर्टीरियल सेप्टल. और अगर बहुत ज़्यादा लाउड P2 हो और पाल्पेबल P2 हो, इट्स बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन. फिर S3 साउंड है, जिसे लो पिच, जिसे गैलप भी कहते हैं, अक्सर इट्स हर्ड एज गैलप. पैथोलॉजिकली इट टेल्स अस अबाउट हार्ट फेलियर, और फिजियोलॉजिकली इट्स कॉमन इन यंग पीपल, एथलीट स्पेशली, या प्रेगनेंसी में. S4 साउंड occurs at the end of diastole just before S1. और S3 जो गैलप है it occurs just early in diastole after S2 S3 आता है obviously, S1 S2 S3. और फिर जब S1 आना था, मतलब early end of the diastole before S1 से पहले S4 आएगा. S4 it's absent in arterial fibrillation but might be present in hypertrophic cardiomyopathy, या aortic regurg में भी, aortic stenosis में sorry, it might be present there. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ स्विच करते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्विच करने से पहले देयर आर सम मर्मर्स दैट आई नीड यू टू हैव सम नो हाउ. आयोटिक स्टेनोसिस में देयर इज अ मिड सिस्टोलिक मर्मर, जबकि माइट्रल स्टेनोसिस में यू विल फाइंड अ मिड डायस्टोलिक मर्मर.
अब ये 4 चीज़ें याद करें। ट्राइकस्पिड माइट्रल रिगर्ज, माइट्रल के साथ उसका वेंट्रिकुलर और दूसरा कौन सा काउंटर पार्ट, ट्राइकस्पिड रिगर्ज। वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट और टॉफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, तीनों में चारों में पैनसिस्टोलिक मर्मर ही होना है। ये आई रिपीट, माइट्रल रिगर्ज, ट्राइकस्पिड, वीएसटी एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें होता है क्या, पैनसिस्टोलिक मर्मर। नेक्स्ट टॉपिक एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें ईदर बिकॉज ऑफ इक्टोपिक बीट्स फ्रॉम द पल्मरी वेन ट्रिगर कर जाते हैं, जिससे एट्रिया जो है अकेले कंट्रैक्ट करी जा रहे हैं। यहाँ फिर देयर इज़ री एंट्री विद इन द एट्रियल मार्जिन्स, देयर इज़ एनी री एंट्री दैट मेंटेन द फिब्रिलेशन। तो री एंट्री की वजह से बहरहाल एट्रिया जो है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कंट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट अ डायस्टली, विदाउट अ रिलैक्सिंग पीरियड, दैट मे लीड टू थ्रम्बस फॉर्मेशन एंड मे लीड टू एन इम्बोलिक लाइक स्ट्रोक हो सकता है, इम्बोला भेज सकता है, ये स्ट्रोक करा सकता है या गैंग्रीन करा सकता है, पेरिफेरल इम्पल्सिस को भी रोक सकता है, पेरिफेरल पल्सेस को भी रोक सकता है। वाई? बिकॉज इम्बोला कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नेवर नो। नेल बेड की इन्फाक्ट करा सकता है। सो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूडिंग एक्यूट एमआई, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज दैट थ्रोज especially rheumatic mitral valve disease, hypertension, sinoatrial disease, hyperthyroidism, alcohol, cardiomyopathy, congenital heart disease, chest infection, even pulmonary embolism, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि pulmonary veins trigger करती हैं कुछ ectopic beats. So you can see here atrial fibrillation में two examples of atrial fibrillation, QRS complex it's irregular और P wave QRS complex में नहीं है और इंतहा irregular वो जा रहा है QRS complex. क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन में देखिए वेंट्रिकुलर रेट इज़ मच स्लोअर बट पी वेव कहीं आपको प्रॉपरली नहीं दिख रही क्योंकि एट्रिया दे आर जस्ट आउट ऑफ हैंड्स। ऐसे सिनेरियो में जब एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही हो तो देर इज़ आ रिस्क के स्ट्रोक हो जाए, तो पेशेंट को असेस करते हैं स्ट्रोक के लिए बाय द क्राइटेरिया ऑफ शैड्स वेस्ट और हैज़ ब्लड क्राइटेरिया से, और फिर पेशेंट्स को प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी देते हैं। फिजिशियंस इट्स बेसिकली हैज़ ब्लड, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं दे हेल्प टू गाइड फिजिशियंस ऑन ब्लड थिनिंग ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट स्ट्रोक इन पीपल विद नॉन वैल्वुलर आर्टेरियल फिब्रिलेशन। पहले अगर फिब्रिलेशन हो चुकी हुई है, कोई एपिसोड हुई हुई है, तो ऑब्वियसली उन पॉइंट्स लिहाज से डॉक्टर्स गाइड द पेशेंट्स टू टेक द मेडिकेशन। शैड्स वैस में एक एक नाम पे के आगे जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ 1 पॉइंट, हाइपरटेंशन हिस्ट्री 1 पॉइंट, एज मोर देन 75 के 2 पॉइंट्स हैं। डायबिटीज़ 1 पॉइंट, प्रीवियस स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक की हिस्ट्री रही हो 2 पॉइंट्स। देखिए शैड्स में ए के 2 लिखा हुआ और एस पे 2 लिखा हुआ, तो इन दोनों के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। वास्कुलर डिजीज़ प्रीवियस रही हो, एज इफ इट्स द एज इज़ 65 टू 74, 75 से ज़्यादा 2 पॉइंट, लेकिन अगर 65 से 74 है सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। सेक्स कैटेगरी फीमेल, दैट हैज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एनी स्ट्रोक अटैक। एनिमल स्ट्रोक रिस्क हम टोटल 9 पॉइंट्स में से हम देखते हैं, अगर तो 0 है इसका मतलब नो नीड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। 1 है तो 1.3% ऑरल एंटीकोगुलेंट या फिर एस्पिरिन इज रिकमेंडेड। 2 है तो 2.2% इट्स रिकमेंडेड। इस तरह दूसरा जो वो पैरामीटर है वो है हैज़ ब्लड, हाइपरटेंशन, abnormal और abnormal रीनल फंक्शन, यहाँ पर abnormal लिवर फंक्शन टेस्ट, स्ट्रोक की प्रीवियस हिस्ट्री है, ब्लीडिंग टेंडेंसी और प्रीडिस्पोजिशन, लायबल INR, एज मोर देन 65, ड्रग्स लाइक NSAIDs, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, NSAIDs, alcohol and aspirin. Its point total score is also 9. तो it helps, मैंने बताया फिजिशियंस को हेल्प करती है। फिर वॉल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम है जिसकी हम बात करी थी। देयर इज़ बेसिकली री एंट्री ऑफ इम्पल्स दैट लीड्स टू टेकिकार्डिया, और ये इट आल्सो लीड्स टू एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें आर्टेरियल वेव कहीं नज़र नहीं आ रही बट वेंट्रिकुलर वेव ही QRS कॉम्प्लेक्सेस ही नज़र आ रहा है। टॉर्सेट्स दी पॉइंट जिससे वेंट्रिकल टेकिकार्डिया कहते हैं, इट कॉजेज वेंट्रिकल टेकिकार्डिया ECG में कैसे नज़र आता है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो जाता है तो इसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम भी कहते हैं। देयर इज़ QT इंटरवल, QRS और T का इंटरवल इट गेट्स प्रोलॉन्ग्ड। और व्हाट आर द कॉजेज? एक तो ब्रेडिकार्डिया दैट कंपाउंड्स अदर फैक्टर दैट कॉजेज टॉर्सेट्स दी पॉइंट्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, hypocalcemia, magnesemia and kalemia. And how can you correct it? By giving magnesium. Even drugs that causes calcium channel blockers जो होते हैं, potassium channel blockers, magnesium channel blockers होते हैं, antiarrhythmic drugs, disopyramide and flecainide, sutalol जो potassium channel blocker है, amiodarone that is वो भी calcium 3 का channel blocker ही है, amitriptyline, erythromycin, even the drugs or the congenital anomalies can cause long QT syndrome या Torsades de Pointes. अब हम बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक पे। डिफरेंट डिग्री ऑफ ब्लॉक्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। पहला फर्स्ट डिग्री आर्टरी वेंट्रिकुलर ब्लॉक
कहता है कि अगर तो PR इंटरवल 0.2 अपने नॉर्मल सेकंड से प्रोलॉन्ग हो जाए, बस उसकी शर्त यह है कि PR इंटरवल जो है 0.2 सेकंड से प्रोलॉन्ग हो, फिक्स्ड उसकी होती है कितने सेकंड्स प्रोलॉन्ग हुआ है। इसको हम समझते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने सीखा था कि एक वाइफ है जो वेट कर रही है अपने हस्बैंड का घर पे आने का, और QRS कम्प्लेक्स जो है दैट इज़ हस्बैंड, P इज़ वाइफ। सो वाइफ इज़ वेटिंग हियर और जो है हस्बैंड लेट आना शुरू कर दिया उसने घर, लेकिन एक फ़िक्स टाइम पे आ रहा था। लेट्स सपोज पहले वो 8 बजे आता है, अब 9 बजे आता है, लेकिन फ़िक्स टाइम पे वो आ रहा है घर। दैट इज़ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को 2 में डिवाइड किया हुआ है। एक मोबिट्स टाइप 1 है जिसे वेंकीबैक्स भी कहते हैं, और दूसरा मोबिट्स टाइप 2 है। मोबिट्स टाइप 1 वेंकीबैक्स में क्या हुआ है कि अब जो हस्बैंड है वो अच्छा खासा और लेट हो गया, लाइक पहले 8 बजे आता तो 9 बजे आया, फिर 9 बजे आया, फिर एक दिन आया ही नहीं, फिर ये साइकिल रिपीट किया, 9 बजे आया, 9 बजे आया, 9 बजे आया, फिर आया ही नहीं। हर पी के साथ मतलब ये साइकिल इसने बनाया हुआ है। 2-3 एक ड्रॉप QRS कम्प्लेक्स से पहले 2-3 दफ़ा उसे आना चाहिए, QRS कम्प्लेक्स को P वेव के साथ विद डिलेड प्रोलॉन्ग्ड PR और P का इंटरवल इवन तो प्रोलॉन्ग हो रहा है, लेकिन उसे 2-3 दफ़ा पहले आना चाहिए और फिर ड्रॉप बीट हो, एंड देन द साइकिल रिपीट्स अगेन के 3 के बाद फिर ड्रॉप, 3 के बाद फिर ड्रॉप। दैट इज़ मोबिट्स टाइप 1। मोबिट्स टाइप 2 में P इज़ वेटिंग, वाइफ इज़ वेटिंग एट होम, बट द हस्बैंड जो हमने कहा था कि 9, 10, 11, 12 तक चला गया, वो अब शुतर बेमहार की तरह QRS इंटरवल कभी आए ना आए उसकी अपनी है, और उसका कोई वो भी नहीं है पैटर्न। जैसे यहाँ 3 के बाद ड्रॉप हो गई है, 2 के बाद यहाँ पे ड्रॉप हो गई है, फिर 2 के बाद उसके ड्रॉप हो गई है, 3, 2, 1, ये उसका अपना आप QRS इंटरवल शुतर बेमहार हो चुका हुआ है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ना सिर्फ QRS इंटरवल जो है शुतर बेमहार हुआ है, यहाँ पे P वेव दैट इज़ आल्सो फॉलोइंग अपना ही एक रिदम, और उस रिदम का कोई सर पैर नहीं है, और कंप्लीट देयर इज़ कंप्लीट एसोसिएशन। P इंटरवल और R इंटरवल का कोई एसोसिएशन नहीं रह चुका हुआ, और इसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड पेस मेकर या डिफिब्रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट हम इसी हार्ट ब्लॉक्स की इसमें इसी एरिथमियास की जो ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को ऑब्वियसली। क्लास 1 दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 1 में डाइसोप्रामाइड है, 1B में लाइडोकिन और मिक्सिलिटीन है। अब ये जो ड्रग है ना लाइडोकिन मिक्सिलिटीन, आफ्टर अमाइड्रॉन जो हम आगे पढ़ेंगे फ्रॉम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, थर्ड क्लास है, आफ्टर अमाइड्रॉन कोई भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो तो उसके लिए ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रही है तो उसके लिए हम लाइडोकिन दे सकते हैं। ठीक, फ्लेकेनाइड या प्रोपाफिनॉन दैट इज 1C, क्लास 1C ड्रग दैट आल्सो हेल्प इन ट्रीटिंग द आर्टरियल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, मेटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मिटोप्रोलॉल है। क्लास 3 में एक ऐसी ड्रग है अमाइड्रॉन जो हमने पढ़ा भी था कि इसमें 1A के भी फीचर्स हैं, बीटा ब्लॉकिंग के भी फीचर्स हैं और पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग के भी फीचर्स हैं। इट इज़ गिवन इन सीरियस और रेजिस्टेंट आर्टीरियल और वीनस एरिथमियास के केसेस में। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक फोटोसेंसिटिविटी, स्किन डिस्कलरेशन, ग्रे हो जाती है, कॉर्नल डिपॉजिट, थायराइड डिसफंक्शन, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस करा देता है लंग्स की, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेपेटोटॉक्सिसिटी बिकॉज इट इनहिबिट साइटोक्रोम P450, वॉमिटिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टॉर्सिटी पॉइंट्स एंड पोटेंशियल डाइजॉक्सिन एंड वारफ्रिन। क्यों? क्योंकि वारफ्रिन और डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि साइटोक्रोम P450 नहीं है जो उसको मेटाबोलाइज कर सके। देन द नेक्स्ट ड्रग सूडालॉल, डोनिडारोन है, क्लास 3 से बिलोंग करती है। क्लास 4 में विरापामिल है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। विरापामिल या डेल्टाजम दे हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास एंड दे कंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन। बट एट्रियल फिब्रिलेशन को बहुत अच्छे से जो कंट्रोल करता है ना दैट बिलोंग्स फ्रॉम अदर क्लास ग्रुप दैट इज डाइजॉक्सिन इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके अलावा एट्रोपिन है दैट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। Atropine helps in the treatment of bradycardia. It can also cause tachycardia, dry mouth, thirst, blood, VN, atrial and ventricular excess systoles भी cause कर सकता है। adenosine is helpful in the treatment of supraventricular tachycardia और urgent treatment देनी हो तो 15 सेकंड में इसका mechanism of action एक्ट कर लेता है, but it should never be given in patients with asthma. It causes flushing, dyspnea and chest pain, so it should be avoided in those patients. ये हमने किए ड्रग्स। अब हम करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन नेक्स्ट वीडियो, उसको कंटिन्यू करते हैं एंड फिनिशिंग दिस वीडियो है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।